तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था, भारत में आईएनसी की दो फेजेस थी, एक थी मॉडरेट फेज और दूसरी थी एक्सट्रीमिस्ट फेज। मॉडरेट फेज को मवाड़वादी गट कहा जाता था और एक्सट्रीमिस्ट फेज को जहालवादी गट कहा जाता था। अभी जहाल मतलब जिनके विचार, जिनकी सोच एक्सट्रीम लेवल की हो। अभी एक्सट्रीम लेवल की मतलब हमारे जो हक है, हमारा जो अधिकार है, उसको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे। अभी इस एक्सट्रीमिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड कैसे बना, ये सबसे पहले हम जानते हैं। तो बैकग्राउंड एंड द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म कैसे होता है। अभी मॉडरेट्स में ही एक्सट्रीमिज्म का हमें उदय होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मॉडरेटर्स की जो नीति थी वो एकदम स्वस्थ नीति थी और इस नीति के अलावा भी और नीति है, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म में ये जो नीति अपनाई गई थी इसका सरकार पर दबाव पड़ता था। अभी मॉडरेट जो नीति अपनाते थे उसका कोई फायदा नहीं होता था करके हमें यहां पर दिखाई देता है कि ब्रिटिशर्स मॉडरेट फेज के जो सदस्य थे उनकी बातें ज्यादा मानते नहीं थे। अभी एक्सट्रीमिज्म ने यह भी एक प्रयोग करके देखा कि इस नीति को अपना के ब्रिटिशर्स पर दबाव बनाया जाए कि हमारी मांगे पूरी करने के लिए। अभी इनकी मांगे क्या थी, इनकी नीति क्या थी और इनके सदस्य कौन कौन थे महत्वपूर्ण, वो भी हम जान लेते हैं। अभी मॉडरेट फेज की जो लिमिटेशंस थे वही कॉज था, एक बैकग्राउंड था कि एक्सट्रीमिज्म की यहां पर शुरुआत हो सके। पार्टीशंस ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में 1905 में बंगाल की फाड़नी हो गई। बंगाल एक डिवाइड हो गया, एक बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट था, एक प्रोविजन था। तो ये प्रोविंस का क्या होता है कि इसको डिवाइड किया गया, पार्टिसिपेट किया गया, दो पार्टीशंस किए गए उसके। अभी इस पार्टीशन में क्या होता है कि हिंदुओं को अलग किया गया और मुस्लिमों को अलग किया गया। हालांकि ब्रिटिशर्स को इस बात का उनसे इंफॉर्मेशन ली गई तो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा एरिया है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही कठिन होता है, तो करके उन्होंने इसका पार्टीशन किया। बट बात यहां पर वो नहीं थी, बात यहां पर थी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की। इनके अंदर फूट डालो और इनके ऊपर राज करो और इन्हीं के भीतर झगड़े लगाओ, ये नीति थी ब्रिटिशर्स की। तो ये जो बात थी ये भारतीयों को समझ में आ गई थी कि यहां पर ये एक दहशत निर्माण कर रहे हैं, यहां के लोगों का ये फायदा उठा रहे हैं। तो ये जो बात थी इसका उन्होंने विरोध करना शुरू किया। अभी ये विरोध मॉडरेट फेज से तो नहीं हो सकता था, करके एक्सट्रीमिज्म का एक कारण बनता है। अभी आगे में देखते हैं कि भारत में जो मॉडरेट फेज के सदस्य थे वो इंटेलेक्चुअल पीपल थे और रेनेसांस का एक परिणाम था। अभी वो रेनेसांस के परिणाम का मतलब क्या होता है कि वो वेस्टर्न एजुकेशन से आगे आए हुए लिटरेट थे, तो इनके ऊपर ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न सिस्टम का एक बड़ा ही प्रभाव था और करके ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाने की वो सोचते नहीं थे। ब्रिटिशर्स ने उनके फॉर्म में ही उन्होंने कैसे काम करना चाहिए ऐसा ही उनको एजुकेशन दिया था। तो यहां पर इन लोगों को एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले लोगों को ये डर लगता था कि ये मॉडरेट फेज वाले लोग भारत का वेस्टर्नाइजेशन ना कर दे। तो ये कारण था एक्सट्रीमिज्म के राइज में। यहां पर एक चित्र दिखाया गया है, ये है लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिज्म के सबसे बड़े नेता थे और इन्हीं के कारण भारत में एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत होती है ऐसा कहा जाता है। अभी इनका क्या योगदान है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि एक मॉडरेट फेज के जो लोग थे इनको भारत के कल्चर से या फिर भारतीय परंपराओं से कोई लगाव नहीं था। वो क्या थे कि वो पूरा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले थे। अभी एक्सट्रीमिज्म वाले जो लोग थे इनकी नीति ही अलग थी और इनको अपने देश पर गर्व था, यहाँ की प्रथा परंपरा का वो बड़ा ही सम्मान करते थे। तो ये एक कारण बनता है एक्सट्रीमिज्म के राइज में। अभी यहां पर क्या होता है कि स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की शुरुआत होती है, जैसे इकोनॉमिकल नेशनलिज्म भी एक कंसेप्ट था जो दादा भाई नौरोजी ने लाया था कि यहां का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है
उसके खिलाफ आवाज उठाना। यहां पे स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, विवेकानंद जी का नाम लिखा है मैंने। एक स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की ओर से यहां पर दिखाया गया कि यहाँ की संस्कृति ग्रेट है, यहाँ के लोग जो है वो इस संस्कृति का एक परिणाम है, और ये पूरा जो भारत है, यहाँ के जो लोग हैं वो एक है, ये यूनिटी है इनकी। तो एक देश की भावना यहाँ पे जन्म लेती है, नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। वो कैसा नेशनलिज्म है? वो एक स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है। तो यहां पर इसकी शुरुआत होती है। अभी इस समय में वर्ल्ड में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे एबेसिनिया का सक्सेसफुली रिपल्शन होता है इटालियन आर्मी से। और क्या होता है, जापान जो एक छोटा सा देश है, रसिया जितने बड़े देश को ये डिफीट कर देता है। यहां पर क्या होता है, जो भी मैंने यहां पर उदाहरण दिए हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ हुए इवेंट्स हैं। कि ये जो उस समय में क्या था कि यूरोपियंस जो थे वो ग्रेट समझे जाते थे, बट ये जो दो उदाहरण है इन्होंने दिखा दिया था कि इनसे भी टक्कर ली जा सकती है, और वो वेपन्स के तरीके से ही टक्कर ली जा सकती है, ये भी यहां पर हमें दिखाई देता है। तो एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत का ये महत्वपूर्ण कारण है। अभी क्या होता है कि नेशनल मूवमेंट्स पर्शिया, इजिप्ट, तुर्क यहां पर हमें चालू होते हुए दिखाई देते हैं, और जिससे इंडियन लीडर मोटिवेट होते हैं। ये जो इजिप्ट है, पर्शिया है या फिर तुर्क है, यहां पर जो नीतियां अपनाई जा रही है वो नीतियां भारत में भी अपनानी चाहिए, और करके ही हमें यहां पर हमारा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, हमारे अधिकार मिलेंगे। ये विचार करते थे एक्सट्रीमिज्म फिलोसोफर। तो ये जो कारण थे एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी के उदय के कारण थे। अभी ये सूरत स्प्लिट क्या है? जैसे मैंने कहा था कि आईएनसी के हर साल सेशंस होते थे। अभी ये एक सेशन था जो सूरत में होने वाला था। कब होने वाला था? 1907 में। अभी ये सूरत सेशन में क्या होता है कि मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज एक दूसरे से अलग हो जाती है। वो कैसे? तो मॉडरेट फेज के लोगों का यह कहना था कि इस सेशन का जो प्रेसिडेंट है वो कौन बनना चाहिए? तो वो बनने चाहिए रास बिहारी बोस। बट एक्सट्रीमिस्ट फिलोसोफर, एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग वाले लोगों का कहना था कि इस सेशन के जो प्रेसिडेंट है वो बाल गंगाधर तिलक बनने चाहिए। अभी आईएनसी का एक रूल था कि द सेशन प्रेसिडेंट कुड नॉट बी द फ्रॉम होम प्रोविंस, मतलब जिस प्रोविंस में सेशन होने वाला है उस प्रोविंस में से ही प्रेसिडेंट नहीं बन सकता उस सेशन का। ये एक नियम था। अभी क्या होता है, तिलक होम प्रोविंस वाज बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन विच सूरत वाज आल्सो सिचुएटेड, मतलब सूरत जो था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। तो क्या होता है कि आईएनसी के नियम के अनुसार लोकमान्य तिलक वहां के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे। पहले वो जो सेशन था वो नागपुर में होने वाला था। अभी नागपुर सेंट्रल प्रोविंस में आता है करके बाल गंगाधर तिलक वहां के प्रेसिडेंट बन सकते थे। बट बाल गंगाधर तिलक का अपोज करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए मॉडरेट फेज के लोगों ने क्या किया कि सेशन की जगह चेंज कर दी। अभी अगर सेशन की जगह और सेशन के नियम के तहत अगर प्रोविंस सूरत में अगर होता है ये सेशन, तो तिलक जिनका होम प्रोविंस जो था वो था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो वो इस सेशन के जो प्रेसिडेंट है वो नहीं बन सकते। ये मॉडरेट फेज की एक नीति थी कि तिलक को कैसे तो भी इस सेशन से दूर रखना, क्योंकि मॉडरेट्स की थिंकिंग अलग थी और एक्सट्रीमिस्ट की थिंकिंग अलग थी। बट क्या होता है कि 1907 में ये जो सेशन होता है इसमें बड़ा ही दंगा हो जाता है, हड़कंप हो जाता है। तिलक को इस सेशन के लिए बुलाया भी नहीं जाता और वहां आने के बाद उनको मौका भी नहीं दिया जाता बोलने का, बट तिलक खुद स्टेज पर चले जाते हैं और माइक हाथ में लेते हैं। अब क्या होता है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के खिलाफ चप्पल और जूते फेंक मारते हैं। तो ये जो था ये सूरत स्प्लिट में हमें यहां पर दिखाई देता है। अभी क्या होता है
कि यहां से जो है अलग अलग विचार वाले लोग हमें दिखाई देते हैं, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के। अभी मॉडरेट के बारे में हम जान रहे हैं, तो इनके लीडर्स के बारे में भी जानना जरूरी है, जिनके बारे में स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं। अभी इनकी जो डिमांड थी ये क्या थी, तो वो थी कंप्लीट स्वराज। कंप्लीट स्वराज मतलब हमारा राज, हमारे ऊपर कोई राज नहीं करेगा। मॉडरेट की फिलॉसफी अलग थी, ये बात याद रखनी है। अभी कंप्लीट ऑटोनॉमी एंड द फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल और द टोटल इंडियन कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी डिमांड थी, ये इनका मोटो था। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे इसी के लिए झगड़ते थे और इसके लिए उन्होंने अलग अलग नीतियां भी अपनाई। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इन्वॉल्व इन वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल इन द मूवमेंट। जैसे मैंने कहा था कि मॉडरेट फेज कब तक थी, मॉडरेट फेज किन लोगों तक सीमित थी, तो वो थे अपर क्लास एंड मिडिल क्लास, वो भी वेस्टर्न एजुकेटेड पीपल। बट तिलक ने क्या किया, यहां पर मिडिल और अनएजुकेटेड मिडिल क्लास जो भी था उनको भी इस मूवमेंट में शामिल किया, और इसमें शामिल करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके भी अपनाए, जिसके बारे में हम आगे जानते हैं। अभी इन्होंने कौन सी मेथड्स अपनाई, तो वो थी दे डिड नॉट स्टिक टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू प्रोटेस्ट एंड डिमांड। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पर उनका विश्वास नहीं था, क्योंकि उनको पता चला था कि मॉडरेट ने यही किया और इसका परिणाम क्या हुआ, तो बंगाल की फाड़नी हुई, ठीक है। और जो डिमांड्स थे वो भारतीयों को नहीं मिले, उसके ऊपर प्लेग आया था, जिस प्लेग में भारतीयों पर अत्याचार किए गए थे इस महामारी के दरमियान, बट भारतीयों की मदद नहीं की गई थी। यह परिणाम था मॉडरेट फेज का, और उसी के खिलाफ, उसी के अगेंस्ट, उसी से अलग हमें फिलॉसफी दिखती है एक्सट्रीमिज्म की। तो उनकी नीति क्या थी, बॉयकॉट एंड स्ट्राइक, डायरेक्ट बंदी, स्ट्राइक्स, ये जो थी उनकी नीति थी। बर्न फॉरेन मेड गुड्स, कपड़ों की होली कर दी जाती थी, कपड़े जला दिए जाते थे, और जो भी सामान आता था यूरोपियन कंट्री से उसको भी जला दिया जाता था। ऐसे ये प्रोटेस्ट करते थे। स्वदेशी मूवमेंट उन्होंने शुरू की थी, किसने, एक्सट्रीमिस्ट फेज के लोगों ने। भारत में यूज होने वाली चीजें भारत में ही बननी चाहिए, जिसको आज हम आत्मनिर्भर कहते हैं ना, वो यही से इमर्ज होती हुई कंसेप्ट है। तो कैसे है कि स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान जो क्लॉथ्स है वो भारतीय रहेंगे, एजुकेशन जो है वो भारतीय परंपरा का, भारतीय सिस्टम का ही रहेगा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ही रहेगा, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से नहीं रहेगा। तो ये जो थी इनकी पॉलिसीज थी। अभी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन बैंक्स, मिल्स, फैक्ट्रीज, ये जो थे इन्होंने इस्टेब्लिश करने की मांग रखी, और यहां पर उन्होंने खुद से ही ये शुरू भी किए। बहुत सारे एजुकेशनल सोसाइटीज भारत में फॉर्म हुई, हमें इस पीरियड में दिखाई देती है। अभी ब्रिटिशर्स की जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी थी, इसके अगेंस्ट में इन्होंने जोर से आवाज उठाई और अपोज किया। अभी भारतीय कल्चर्स की, भारतीय जो परंपराएं थी, ट्रेडिशंस थी, जैसे मैंने कहा था एक्सट्रीमिज्म की राइजिंग का एक कारण जो था वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म था। अभी स्पिरिचुअल नेशनलिज्म क्या है, तो भारतीय जो परंपरा है उसका मान सम्मान, उसका अभ्यास करके इन्होंने एक्सट्रीमिज्म की अपनी एक अलग फिलॉसफी निर्माण की, जिसमें भारतीय प्रथा और परंपराओं का बड़ा ही सम्मान किया जाता था, और एक्सट्रीमिस्ट लोगों को अपनी भारतीय परंपराओं पर बड़ा ही गर्व था। तो ये बात हमें यहां पर एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी में याद रखनी है। दे बिलीव इन सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग लाइफ फॉर द कॉजेज ऑफ द मदरलैंड। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सेंटेंस है जिसी के आधार पर रिवॉल्यूशनरी थियरी डिपेंड है। भारत माता के लिए कुछ भी कर जाने की तैयारी, चाहे जान भी चली जाए, ये हमें रिवॉल्यूशनरी फिलॉसफी का एक बेस है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी दे अपोज वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय द ब्रिटिश, एंड तिलक famously said that, this is the quotation of Lokmanya Tilak, that Swaraj is my birthright and I shall have it. स्वराज ये जो है ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और जिसको मैं लेके रहूंगा। ये सेंटेंस है, बड़ा ही फेमस सेंटेंस है, जो किसने कहा था, लोकमान्य तिलक ने। अभी
आगे में हम कहते कि उनका जो था सेल्फ रिस्पेक्ट वाला सिस्टम था, उनको अपनी प्रथा परंपराओं और पैट्रियोटिज्म पर भी बड़ा ही गर्व था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय परंपरा में हुए भारतीय इतिहास में हो गए हुए जो भी अच्छे अच्छे लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे या फिर स्पिरिचुअल लीडर्स थे, इनको उन्होंने यहां पर उनका रिजुनवेशन किया। अभी क्या होता है कि भारत में शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अशोका है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, ये जो थे ये ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स हुए थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था यहां पर विदेशी सत्ताओं से। तो क्या होता है कि इन्हीं का आधार लेके एक्सट्रीमिज्म में एक अलग फिलॉसफी डेवलप की गई कि भारतीय जो राजा थे उन्हीं की नीति हमें अपनानी चाहिए, उन्होंने जैसे राज चलाया था वैसा ही राज हमने यहां पर चलाना चाहिए। अब ये जो सारी बातें थी, ये जो एक्सट्रीमिज्म की फिलॉसफी थी, ये स्प्रेड करने का काम जो है वो लोकमान्य तिलक जी ने किया है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो हमें आगे दिखाई देते हैं कि भारत में उन्होंने शिव जयंती और गणेश उत्सव जैसे उत्सवों की शुरुआत की। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सट्रीमिज्म फिलॉसफी के बड़े बड़े नेता कौन थे, तो ये है लाल, बाल और पाल, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये जो थे एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी के बड़े लीडर्स थे। याद रखो, लाल, बाल, पाल, इनको कंबाइंडली लाल, बाल, पाल के ही नाम से जाना जाता है। अदर लीडर्स इंक्लूडिंग अरबिंदो घोष, विजय नारायण बोस, राजनारायण बोस और ए.के. दत्त, वीओ पिल्लाई, ऐसे अलग अलग बड़े नाम हमें यहां पर दिखाई देते हैं। हालांकि एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, बट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो है भारत में शुरुआत होती है इसी फेज से। भारत में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हमें इंडिपेंडेंट मतलब 1945 तक दिखाई देती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब तक थे तब तक भारत में हमें एक्सट्रीमिस्ट फेज का परिणाम दिखाई देता है। तो क्या है कि ये नेता हमें याद रखने हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉजिटिव वे से भी, नेगेटिव वे से भी। आपको मॉडरेट फेज के नेताओं के भी नाम याद रखने हैं और एक्सट्रीमिस्ट फेज के नेताओं के भी नाम आपको याद रखने हैं। अभी तिलक ने क्या किया, भारत में शिव जयंती और गणेश उत्सव के द्वारा एक्सट्रीमिज्म फिलॉसफी का स्प्रेड शुरू कर दिया। लोग एकत्रित आते थे ऐसे उत्सव मनाने के लिए, तो लोगों को वहां पर एक्सट्रीमिज्म फिलॉसफी के पाठ पढ़ाए जाते थे और ये कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी इंपॉर्टेंस भी बताई जाती थी। अभी गवर्नमेंट के रिएक्शंस क्या थे इसके एक्सट्रीमिज्म के अपोज में, वो देखते हैं। गवर्नमेंट अटैक द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वाइगोरसली, मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे वो बड़े ही धोखादायक थे, डेंजरस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उनकी नीति ही अलग थी। तो इनको बंदी बनाने के लिए इन्होंने अलग पॉलिसी यहां पर लागू की, जिसके तहत उन्होंने तिलक को भी मंडाले के कारागृह में डाल दिया। तो क्या होता है, सेडिशन मीटिंग्स एक्ट ये लागू किया, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में लागू किया, मतलब न्यूज़पेपर में क्या छपना चाहिए क्या नहीं छपना चाहिए ये यहाँ पर। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ये भी हमें यहाँ पर दिखता है 1908 में, एंड द इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में। तो ये अलग अलग एक्ट्स लाए गए जिसके तहत एक्सट्रीमिस्ट पर दबाव लाया गया, उनकी कार्रवाइयों को सीमित करने की कोशिश की गई। लोकमान्य तिलक सबसे बड़े एक्सट्रीमिस्ट नेता थे जिनको मंडाले के कारागृह में डाला गया। किसके लिए, तो उन्होंने रिवॉल्यूशनरी जो भी क्रांतिकारी भारत में थे उनके सपोर्ट्स में एक यहां पर न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा और इसी के कारण उनको मंडाले के कारागृह में डाला गया। याद रखो यहां पर केसरी और मराठा नामक जो दो न्यूज़पेपर है वो तिलक ने यहां पर शुरुआत किए थे महाराष्ट्र में। तो इसी में तिलक क्या करते थे कि जो एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी के आर्टिकल्स थे वो छपते थे, जिसका फायदा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को होता था। तो ये जो थे ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में उठाई गई आवाज थी, जिसको दबाने की कोशिश की गई इन एक्ट के तहत, इन इवेंट्स और इन कार्यवाही के तहत। तिलक ने भारत में गणेश उत्सव और शिव जयंती की शुरुआत आपको मैंने बताया था। अभी दिस वाज अ मेजर सोशल रिफॉर्म दैट हैड अ लार्जर इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। लार्ज स्केल तक इसका इंपैक्ट हो गया, सामान्य से सामान्य लोग भी
नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए थे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी द स्लोगन वाज स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड दैट आई शॉल हैव इट। जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि तिलक ने क्या घोषणा की थी, स्वराज है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जिसको मैं मिलाकर रहूंगा ही। तो ये एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी का सबसे बड़ा स्लोगन था। अभी जैसे मैंने कहा था कि वो स्वराज की नीति अपनाने वाले थे और आत्मनिर्भर कंसेप्ट इन्होंने ही लागू की थी कि भारत में निर्माण होने वाली ही चीजें हम अपनाएंगे। ब्रिटिश एजुकेशन का त्याग किया, ब्रिटिश क्लॉथ्स का इन्होंने त्याग किया और भारत में ही एजुकेशन सोसाइटी निर्माण की। भारत की ही इंडस्ट्रीज थी जिसको इन्होंने बढ़ावा दिया और जिसकी ही मटेरियल, जिसके ही गुड्स प्रोडक्ट्स वो यूज करने लग गए थे। अभी देयर वाज अ मेजर रिफॉर्म इन एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री एज द एक्सट्रीमिस्ट वर्क ऑन अ एस्टैब्लिशिंग नेशनल यूनिवर्सिटीज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसे मैंने कहा था कि भारतीय शिक्षा की शुरुआत ये देखो यहां पर होती है कि इन्होंने खुद की यूनिवर्सिटीज निर्माण की जिसका ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं था। तो ये जो था ये स्वदेशी एजुकेशन, स्वदेशी मूवमेंट का परिणाम था जो एक्सट्रीमिज्म में शुरू हुआ था। अभी एक्सट्रीमिज्म के बारे में यहां तक कि हम समझते हैं। इसके बारे में एक्सट्रीमिज्म की जो एक्सट्रीमिज्म से भी अलग तरीके से सोचने वाली एक मूवमेंट यहां पर शुरू होती है, वो है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहां पर याद ये रखना है कि भारत में एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत कैसे होती है, क्या उसका बैकग्राउंड क्या था, एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे, ठीक है, और एक्सट्रीमिज्म की जो थ्योरी थी उसमें क्या क्या बातें इन्वॉल्व थी, इसका ब्रिटिशर्स पर क्या इंपैक्ट हुआ, ब्रिटिशर्स ने इसके अगेंस्ट में कौन से कानून लागू किए, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तिलक के बारे में जितना भी मैंने बताया है वो सारे स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं, कोटेशन याद रखने हैं, क्योंकि सेंटेंस के आधार पर, स्टेटमेंट्स के आधार पर ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एनडीए की एग्जामिनेशन में। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।